अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने लेंसेज लॉ को सीखना है। एग्ज़ाम के हवाले से ये टॉपिक इंतहाई कीमती है। अक्सर बोर्ड के पेपर में किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन लेंसेज लॉ के ऊपर आ जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स में क्या मौजूद है। हमें कहा गया कि हम लेंसेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की प्रोडिक्ट करें और इसके साथ ही हम इस लॉ को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेट करें। तो इन दोनों पार्ट्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि लेंसेज लॉ है क्या, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है हमें पहले पता हो कि ये लॉ बताता क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट की हेडिंग लेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में सीख रखा है कि जब एक कॉइल के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो जो लिंक्ड कॉइल है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक करंट जनरेट करेगी। उस करंट को भी हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे। अब लेंसेज लॉ में बताता है, लेंसेज लॉ ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसे करंट को पैदा करेगी जो करंट हमेशा अपने काज को यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। दोबारा से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के नतीजे में ईएमएफ ने इंड्यूस होना है। वो ईएमएफ एक हमेशा ऐसे करंट को प्रोड्यूस करने जा रही है जिस करंट ने हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को अपोज करना है जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ था। आप इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सेंस में भी देख सकते हैं कि एक काज है, एक एक्शन है और उसका एक इक्वल और अपोजिट जो है वो रिएक्शन है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज को हम एक्शन कंसिडर करें तो उसका इक्वल और अपोजिट जो रिएक्शन है वो इंड्यूस्ड करंट की सूरत में हमें नज़र आता है। तो जो रिएक्शन है वो एक्शन को अपोज करता है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है उसने भी उस एक्शन को अपोज करना है जिस एक्शन के नतीजे में वो रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। एक्शन क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसका रिएक्शन क्या आएगा? इंड्यूस करंट। और वो रिएक्शन अपने एक्शन को, उस चेंज को अपोज करेगा। ये है जी बेसिक कंसेप्ट लेंसेज लॉ का। अब इसको हमने अप्लाई करना है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। अब गौर करें तो लेंसेज लॉ ने आपको बता दिया है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा कैसे बिहेव करेगा। जब आप किसी चीज़, किसी वेरिएबल के बिहेवियर को जानते हो कि ये चीज़ है, इसने ऐसे ही बिहेव करना है, तो फिर आप उसके ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप उस पर प्रोडिक्शंस ला सकते हैं। एक का बिहेवियर ही नहीं मालूम, आपको पता ही नहीं कब वो किस हाल में होगा, तो फिर आप प्रोडिक्शन भी नहीं कर सकते। तो लेंसेज लॉ आपको इंड्यूस्ड करंट का बिहेवियर बता रहा है कि इसने हमेशा कैसे बिहेव करना है। तो इसको बिहेवियर को इस्तेमाल करते हुए यानी लेंसेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक हेडिंग लेंगे एक्सप्लेनेशन की और इसमें हम अपने सेटअप को मेंशन करेंगे। हमें एक कॉइल चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, जिसकी मदद से हम कॉइल के अंदर इंड्यूस कर सकें ईएमएफ को। और इंड्यूस करंट को डिटेक्ट करने के लिए आप जो है वो गैल्वेनोमीटर साथ मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़, चैप्टर 13 में आपने एक कंसेप्ट सीखा है, वो कंसेप्ट भी यहाँ लाजमी तौर पे इस्तेमाल होगा। वो कंसेप्ट क्या था? वो ये था कि जब भी किसी कंडक्टर में से, अगर वो कॉइल है या कोई और कंडक्टर है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, उस कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो चैप्टर 13 में हमने ये भी सीखा कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो एक कॉइल हो तो फिर उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। ये टॉपिक था चैप्टर 13 का, सोलेनॉइड का टॉपिक। तो आपने देखा कि सोलेनॉइड असल में कॉइल ही है, जब उसमें से करंट मूव करता है तो वो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह
बिहेव करता है। तो ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल होगा लेंज़ेस लॉ के साथ डायरेक्शन मालूम करने के लिए इंड्यूस्ड करंट की। तो चलें हम कुछ केसेस लेते हैं। जो पहला केस है उसमें हम साउथ पोल को लाएंगे जी टुवर्ड्स कॉइल। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साउथ पोल को टुवर्ड्स कॉइल लेके जा रहे हो या अवे लेके जा रहे हो। आप नॉर्थ पोल से ले लो, आपकी मर्ज़ी, आप साउथ पोल से आगाज़ लें, नॉर्थ पोल से आगाज़ लें, टुवर्ड्स कॉइल लेके जाएं, अवे फ्रॉम कॉइल लेके जाएं। आप किसी केस को भी अपना पहला केस बना सकते हैं। यहाँ पे बहरहाल हम साउथ पोल को ला रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल और हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। मैंने नोट्स के अंदर नीचे वो तमाम चेंजेस मेंशन कर रखे हैं, लेकिन अच्छा है कि हम पहले फिगर में, डायग्राम में उन चेंजेस को पहले ही सीख लें, फिर नोट्स में वो लिखी हुई चीज़ें हमारे लिए पिक करना आसान हो जाती हैं। तो जैसे ही आप उस साउथ पोल को टुवर्ड्स कॉइल लेके आ रहे हो, ये एरो ऊपर इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉइल में से इंक्रीज होंगी, और जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कॉइल में से इंक्रीज होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो स्टूडेंट्स कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक करंट प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में से फ्लो करना शुरू कर देगा। अब हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करे तो उसकी सराउंडिंग में एक सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, उसको हम यहाँ बी से रेफर कर रहे हैं। तो इंड्यूस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप करेगा। अब लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि पीछे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें चेंज के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ उस इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। आप कॉइल को भी रेफर कर सकते हो कि उस कॉइल ने अपनी तरफ आते हुए बार मैग्नेट को अपोज करना है। तो जो इंड्यूस करंट है उसने अगर इस चेंज को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आ रही है, इसको अपोज करना है तो इस इंड्यूस करंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अभी हमें नहीं पता, इसी चीज़ को तो हमने डिटरमिन करना है। इस चीज़ के लिए हम दो स्टेप्स बनाएंगे। हमने ये तो कंसेप्ट देख लिया कि इंड्यूस करंट ने जो सराउंडिंग पे, जो कंडक्टर है उसके सराउंडिंग पे एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि हम कॉइल की सराउंडिंग में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ और नॉर्थ पोल है वो डिटरमिन करें, और फिर उसकी मदद से हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके जो डायरेक्शन है करंट की वो मालूम कर लें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब इस कॉइल की सराउंडिंग में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल क्या होगा। बार मैग्नेट का तो हम जानते हैं, कॉइल का नॉर्थ और साउथ पोल किधर होगा, तो इस चीज़ को स्टेप 1 में मालूम करना है। अब लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जब आप बार मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल लेके आ रहे हो तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप होगा कि इस अप्रोचिंग बार मैग्नेट को अपोज किया जा सके। गौर करें तो आप बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो कॉइल की तरफ ला रहे हो। अगर इस कॉइल ने इस साउथ पोल को अपोज करना है तो कॉइल का ये जो एंड है जो बार मैग्नेट को फेस कर रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए। जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो करंट के फ्लो करने पे इस तरह से सेटअप होगा कि कॉइल का जो बार मैग्नेट को एंड फेस कर रहा है इधर साउथ पोल बन सके, ताकि साउथ आने वाले साउथ को अपोज कर सके। तो ये अपोजिशन अगर जनरेट करनी है तो कॉइल के इस फेसिंग एंड पर हर सूरत में साउथ पोल बनना चाहिए, ताकि आने वाला जो साउथ पोल है उसको अपोज किया जा सके। अगर इस एंड पर साउथ पोल बन रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉइल का जो दूसरा एंड है वो नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करेगा। अब ये हमारा पार्ट 1 था कि हम साउथ और नॉर्थ पोल जो है वो डिटरमिन कर लें कॉइल के। इसके बाद हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके ये मालूम कर सकते हैं कि ऐसा करने के लिए कि आते हुए बार मैग्नेट को अपोज करना है तो उस तरफ साउथ पोल जनरेट करना है, और साउथ पोल जनरेट करना है उस तरफ ताकि साउथ को रिपल कर सके। तो करंट को क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज।
इसके लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ये वही राइट हैंड रूल है जिसको हमने सोलेनॉइड में इस्तेमाल किया था। इसको राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। तो इस राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से आप सोलेनॉइड को यानी कॉइल को अपने राइट हैंड में ग्रिप कीजिए। आपका जो थंब है वो नॉर्थ पोल की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, क्योंकि अब हम स्टेप 1 में कॉइल का जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है वो डिटरमिन कर चुके हैं। हम जानते हैं कॉइल का नॉर्थ पोल किस तरफ है। तो हम अपने राइट हैंड के थंब को पॉइंट आउट करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो हमें बताएंगी डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस केस में आप देखो तो स्टूडेंट्स फिंगर्स जो हैं वो ऊपर से यूँ नीचे की तरफ आ रही हैं, एरो भी वहाँ पे मैंने लगा रखा आपके लिए। फिर जो कॉइल के लूप्स हैं उनके ऊपर भी उसी तरह के एरोज हम डाउनवर्ड लगा सकते हैं, हर लूप के ऊपर डायरेक्शन जो है वो करंट की शो करने के लिए। अब इसको देखना है हमने जो साउथ पोल है यानी जिस तरफ से मैग्नेट आ रहा है उस तरफ से हमने इसको ऑब्जर्व करना होता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो करंट है वो हमेशा साउथ पोल से आपको इंटर होता हुआ और नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो साउथ एक तो जो राइट हैंड है उसको देख के, उसकी फिंगर्स को देख के हमने यहाँ पे तो एरोज लगा ली। अब इससे बाहर जब करंट निकालना है, ये जो एरोज लगी हुई हैं नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, तो एक तो हम ऊपर कॉइल की एरोज जो हमने राइट हैंड से लगाई हैं उसको देख के बात कर सकते हैं कि ये यूं जाएगा और घूम के ऐसे आएगा तो फिर नीचे, फिर यूं ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से ये नीचे आ रहा है, फिर यूं ऊपर को जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा एक सिंपल सा है कि करंट जो है वो साउथ पोल से हमने अपवर्ड एरो लगानी है और नॉर्थ पोल से हमने डाउनवर्ड लगानी है, कोई भी केस हो। तो हमें जब इस तरफ से करंट को ऑब्जर्व करना है तो हमें हमेशा साउथ पोल इस तरफ हो या साउथ पोल या दूसरी तरफ हो साउथ पोल से करंट दाखिल होता हुआ और नॉर्थ पोल से करंट निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए साउथ पोल की तरफ हमने अपवर्ड एरो लगा देनी है और नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो डाउनवर्ड एरो लगा देनी है। अब आप देख सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज बनती है। अगर आपको क्लॉकवाइज प्रेडिक्ट करना इस तरह नज़र नहीं आ रहा तो एक सेपरेट जो है वो आप लूप बनाएं। तो लूप की ये वाली जो साइड थी नॉर्थ वाली, उधर आपने नीचे को एरो लगा रखा है तो इधर नीचे को एरो लगाएं। दूसरी साइड पे साउथ पोल वाली जो साइड है उधर आपने अपवर्ड एरो लगाया, तो यहाँ पे भी अपवर्ड एरो लगाएं। तो देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। जिस तरह जो क्लॉक है उसके आर्म्स मूव करते हैं उसी तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब साउथ पोल टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रहा है तो इसके नतीजे में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट बना कि जिसने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया ताकि वो इंड्यूस्ड करंट आने वाले साउथ पोल को अपोज कर सके। तो कॉइल का जो फेसिंग एंड है वो साउथ पोल बन जाता है ताकि आने वाले साउथ पोल को अप्रोचिंग साउथ पोल को अपोज किया जा सके। अगर ये एक केस आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बाकी तमाम केसेस आप इजीली खुद अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ आपके लिए एक ट्रिक जो है वो भी मेंशन करना चाहूँगा। आपके लिए बड़ा आसान है मालूम करना कि जो कॉइल है उसका कौन सा एंड साउथ पोल बनेगा, कौन सा नॉर्थ पोल जो है वो बनेगा। तो साउथ पोल आ रहा है उसको अपोज करना है तो इधर साउथ पोल ही होना चाहिए ताकि यहाँ रिपल्जन क्रिएट की जा सके। जब डायरेक्शन मालूम करनी है उसके लिए ट्रिक ये है कि इधर अगर आपने साउथ पोल निकाल लिया, एस लिख लिया है, तो जो एस के एंड्स पॉइंट हैं उधर आप एरो लगा दो। तो ये जो एरोज हैं ये आपको डायरेक्शन दे देंगे। तो ये सिंपल इसी ट्रिक से राइट हैंड रूल अप्लाई किए बगैर आप देख सकते हो कि ऊपर वाले एंड पे आपने नीचे एरो लगाया है तो नीचे एरो हो जाएगा, यहाँ पे आपने ऊपर का एरो लगाया तो ऊपर हो जाएगा। तो राइट हैंड रूल अप्लाई किए बगैर भी आप सिर्फ ये मालूम कर लें कि इधर एस पोल बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो करंट फ्लो करने जा रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो करने जा रहा है। इस ट्रिक के लिए ख्याल रहे कि जो फेसिंग एंड पे पोल बनेगा हम उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर नॉर्थ पोल बनता तो ट्रिक यही नॉर्थ पोल के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ साउथ पोल बना है तो ये ट्रिक यहाँ पे साउथ पोल के लिए अप्लाई करें। ये ट्रिक दूसरे एंड पे अप्लाई नहीं होगी, फेसिंग एंड पे ये ट्रिक हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया
कि जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा कि साउथ पोल जनरेट करे और अपोज कर सके आने वाले साउथ पोल का। अब नीचे अगर आप नोट्स में देखें तो यही कंटेंट जो है नोट्स में लिखा हुआ है। क्विकली एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम अगले केस की तरफ जाते हैं। हमने देखा जब साउथ पोल मैग्नेट का कॉइल की तरफ आया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया जिससे करंट इंड्यूस हुआ और उस इंड्यूस करंट ने कॉइल की सराउंडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट किया। अगर कॉइल ने आने वाले बार मैग्नेट को, अप्रोचिंग बार मैग्नेट को अपोज करना है तो कॉइल का जो फेसिंग एंड है उसको साउथ पोल बनना पड़ेगा ताकि आने वाला साउथ पोल और इधर का साउथ पोल एक दूसरे को रिपल कर सके, अपोजिशन जो है वो क्रिएट की जा सके। तो लेंज़ेस लॉ के हिसाब से ये अपोजिशन क्रिएट होगी और इसके लिए जो इंड्यूस करंट है उसको ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा कि वो ऐसा कर सके और वो आने वाले साउथ पोल के सामने साउथ पोल जनरेट कर सके। राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए हमने देख लिया कि जो इंड्यूस करंट है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और ये हम हमेशा साइड ऑफ बार मैग्नेट से देखते हैं जैसे आपको एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे केस की तरफ जाएंगे जो इसका पहले केस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी अब की बार हम साउथ पोल को अवे फ्रॉम कॉइल लेके जाएंगे। तो जब आप कॉइल को जब आप बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कॉइल में से पास होंगी वो कम होंगी, मींस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ है तो चेंज तो है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इंक्रीज वाला चेंज हो या डिक्रीज के साथ चेंज हो, है तो चेंज। तो कॉइल में एक बार फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने अपना इंड्यूस करंट बना लेना है और वो इंड्यूस करंट जो है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करेगा। उस करंट ने मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को अपोज करना है, उसके लिए वो करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेटअप करेगा कि जो ये मूवमेंट है बार मैग्नेट की, इसको अपोज किया जा सके। तो अब पहले क्या था कि बार मैग्नेट करीब आ रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की, अब दूर जा रहा है बार मैग्नेट, उसका साउथ पोल दूर जा रहा है, अब भी उसको जो है वो अपोज करना है। पहले वो करीब आ रहा था तो रिपल्जन क्रिएट करनी थी तो एस के सामने एस पोल बन गया था। अब जो है चूंकि एस दूर जा रहा है, अवे मूव कर रहा है, तो उसको अगर रोकना है तो अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगी। तो एक दूर जाता हुआ जो एस पोल है उसके सामने कॉइल का जो फेसिंग एंड है वहाँ नॉर्थ पोल जो है वो जनरेट होगा ताकि यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन डेवलप की जा सके। अट्रैक्शन डेवलप की जा सके, दूर जाते हुए साउथ पोल को रोकने की कोशिश करनी है। करीब आते हुए साउथ पोल को रोकने की कोशिश करने के लिए रिपल्जन क्रिएट करना पड़ी तो एस बना था। दूर जाते हुए एस पोल को रोकने की कोशिश करनी है तो उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करना है तो साउथ के सामने नॉर्थ पोल बनना चाहिए क्योंकि सेम पोल अगर रिपल करते हैं तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब की बार हमने देखा कि जो कॉइल है उसका जो फेसिंग एंड है वो नॉर्थ पोल बना देगा। अगर इसका ये नॉर्थ पोल बन गया तो दूसरा जो एंड है कॉइल का वो क्या होगा, साउथ पोल। राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए और राइट हैंड का जो थंब है वो आपने पॉइंट आउट करना है टुवर्ड्स दी नॉर्थ पोल और राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो आपको डायरेक्शन देंगी करंट की। तो कर्ल्ड फिंगर्स ऊपर को जा रही हैं जैसे एरो से आप देख सकते हैं। तो जो लूप्स हैं इनके ऊपर भी, जो कॉइल के लूप्स हैं इनके ऊपर भी हमने अपवर्ड एरोज मार्क कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट का इन और आउटफ्लो कॉइल में हमने शो करना है तो मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके लिए हमेशा ये याद रखना है कि साउथ से करंट दाखिल होता हुआ दिखाई देता है और नॉर्थ से करंट निकलता हुआ दिखाई देता है। जब भी हम इस मैग्नेट वाली साइड से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। जब आप मैग्नेट वाली साइड से देखते हैं तो साउथ से करंट दाखिल होता हुआ, नॉर्थ से करंट निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये नीचे वाली एरोज भी हम लगा लेंगे। अब हम एक लूप बना के उसके ऊपर ये एरोज अप्लाई करें तो हमें साफ पता चल जाएगा करंट की डायरेक्शन क्या है। इधर ऊपर को एरो लगाई तो यहाँ पे भी ऊपर को, इधर ये नीचे को एरो है तो यहाँ नीचे को एरो लगा ली। तो अब आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। तो जब साउथ पोल बार मैग्नेट का टुवर्ड्स कॉइल था
तो जो करंट फ्लो हुआ वो क्लॉकवाइज फ्लो हुआ था, लेकिन जब साउथ पोल अवे जा रहा है तो जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में से वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप किया जाए और अकॉर्डिंगली जो बार मैग्नेट है उसकी मूवमेंट को अपोज किया जा सके, फ्लक्स में आने वाली जो चेंज है उसको अपोज किया जा सके। ट्रिक मैंने आपको बताई कि जो फेसिंग एंड है उसके ऊपर आप देख लो कि साउथ पोल बनता है या नॉर्थ पोल। यहाँ पे आपने देखा कि फेसिंग एंड पे नॉर्थ पोल बनता है, तो जो एन है एन के दोनों तरफ आप जो है वो लगा दो, जो एरो है एरो हेड वो बना दो। अब आप इसको एक लूप के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो, अगर साफ नज़र नहीं आता इस साइड पे ऊपर को एरो लगा तो ऊपर को लगाइए, और इधर जो है वो नीचे को एरो लगा है तो नीचे को लगाइए। तो अगेन इस ट्रिक से भी आपको क्या पता चल जाता है कि जो करंट फ्लो करने जा रहा है अब की बार कॉइल में वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ताकि दूर जाते हुआ जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का उसके लिए अट्रैक्शन डेवलप की जा सके, और क्योंकि उसकी मूवमेंट को हमेशा अपोज करना है, बार मैग्नेट करीब आए तो भी अपोज करना है, दूर जाए तो भी उसको अपोज करना है। अब आपने देख लिया कि जो साउथ पोल है वो अगर दूर जा रहा है तो उसके इवेंट्स क्या होंगे, आप क्विकली लेक्चर नोट्स में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं कि जो साउथ पोल है जब दूर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, इससे जो बार मैग्नेट है उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुआ, और उसने बार मैग्नेट को अपोज करना है, तो जो फेसिंग एंड है कॉइल का वो नॉर्थ बन जाएगा, ताकि दूर जाते हुए साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट मूविंग अवे, दूर जाते हुए साउथ पोल को नॉर्थ पोल जो कॉइल का है वो अट्रैक्ट कर सके। तो लेंजेस लॉ हमें ये सजेस्ट करता है कि इंड्यूस करंट जो है वो इस फ्लक्स में आने वाली चेंज को अपोज करेगा। राइट हैंड रूल अप्लाई करने पे मालूम हुआ कि इंड्यूस करंट को अब की बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा ताकि वो ऐसा बिहेव कर सके जैसा हमने देखा। साउथ पोल टुवर्ड्स और अवे दोनों केसेस देख चुके, तो नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स और अवे वो भी आप दोनों देख सकते हो। इसको भी मैं नोट से कवर करने के बजाय आपकी बार डायग्राम से क्विकली रेफर कर दूंगा, और आप भी ये पॉइंट नोट कर लें कि जब आप बोर्ड में इस चीज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो दो केसेस वो कोई से नॉर्थ पोल टुवर्ड्स और अवे ले ले, ये साउथ पोल टुवर्ड्स और अवे ले ले, दो केसेस आपने डिस्कस कर लिए, बाकियों का आप जनरलाइज कर दें। तो आप जैसे हमने यहाँ पे साउथ पोल का जिक्र कर लिया है तो हम नॉर्थ पोल के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए देखें वर्ड हम सिमिलरली इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जब नॉर्थ पोल भी टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम कॉइल आएगा तो अकॉर्डिंगली रिपल्शन या अट्रैक्शन का सामना उसे करना पड़ेगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा जो मैग्नेट है बार मैग्नेट है उसकी मोशन को अपोज करेगा, और कॉइल के अंदर चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज करेगा। अब डायग्राम में भी इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं, तो दोबारा से आपको हर केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप जनरलाइज कर दें। तो जब आप नॉर्थ पोल ला रहे हो टूवर्ड्स कॉइल तो उसको अपोज करना है, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अब डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं क्विकली इसको कवर कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल बनना चाहिए, आप ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई करें या राइट हैंड रूल अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन करंट की। तो जब इस तरफ एन लूप बन रहा है तो हमें क्या पता चला कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, और यही चीज़ आपको यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने के ऊपर भी मालूम हो रही है। यहाँ से एरो आप अपवर्ड लगाओ, यहाँ से डाउनवर्ड लगाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज, और यही चीज़ जो सिंपल ट्रिक है उससे भी आपको पता चल रही है। जब आप नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम कॉइल लेके जाओगे स्टूडेंट्स, तो इस सूरत में उसको दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना है, उसको अपोज करना है, उसको दूर जाने से रोकना है, तो अट्रैक्शन चाहिए। अट्रैक्शन चाहिए तो दूर जाते हुए नॉर्थ के अगेंस्ट फेसिंग एंड पे साउथ पोल बनेगा। जब साउथ पोल आपको पता चल गया तो आप सिंपल ट्रिक लगाएं, एस के आगे आप जो है वो एरो हेड लगा दें, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्लॉकवाइज जो है वो आपकी बार करंट फ्लो करेगा। या आप राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, और राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद जो आपको बताया कि जब आप इधर से देखेंगे तो साउथ से करंट दाखिल होता और नॉर्थ से करंट निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो नॉर्थ से निकल रहा है नीचे, साउथ से दाखिल हो रहा है, तो इस तरफ ये ऊपर, तो क्लॉकवाइज बना। तो ट्रिक से भी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल से भी डायरेक्शन जो है वो करंट की क्लॉकवाइज। तो आपको ये सारी चीज़ें
मालूम होंगी। अब हम लर्निंग आउटकम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दूसरा हिस्सा, इसमें हमें कहा गया कि हम लेंज़ेस लॉ को बताएं कि ये असल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसको ओबे करता है। मैंने इंट्रो में आपको बताया कि लेंज़ेस लॉ के ऊपर हम दो और लॉज रिलेट कर सकते हैं। एक लेंज़ेस लॉ के ऊपर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लेंज़ेस लॉ का कंसेप्ट हम देखते हैं, एक्शन और रिएक्शन का, काज और इफ़ेक्ट का, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका लॉ भी लेंज़ेस लॉ के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो जो लेंज़ेस लॉ है असल में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ये उसका एक कंसिक्वेंस है, ये उसका एक रिजल्ट है, उसकी एक आउटकम है। अगर लेंज़ेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो ना करे, ओबे ना करे, तो लेंज़ेस लॉ जो है वो गलत हो जाता है, फिर वो लॉ होते ही ना, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होती। तो कोई भी इस तरह का लॉ हो, स्टेटमेंट हो, फैक्ट हो, उसे हर सूरत में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोई चीज़ वायलेट करती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करने का मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज़ बना लें जिसमें आपको एक थोड़ी सी एफर्ट दे के हमेशा के लिए आप आउटपुट लेते रहें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि थोड़ी सी ना होने के बराबर हम इनपुट दें और हमेशा से हम बढ़ती हुई आउटपुट ले सकें? नहीं। जब भी हमें आउटपुट लेनी है तो हमें उसके हिसाब से हमेशा इनपुट भी देनी पड़ती है। तो फिज़िक्स में जो लॉज हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करते हैं, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही केस जो है वो लेंज़ेस लॉ के ऊपर भी है। ये जैसे हम इसको यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का अप्रोच करता है कॉइल को, तो आपने देखा कि उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने वाला जो नॉर्थ पोल है उसको सामने से भी एक नॉर्थ पोल का सामना करना पड़ता है ताकि उस आने वाले नॉर्थ पोल को अपोज किया जा सके। तो इन दोनों के दरमियान में रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। अब चूँकि जो कॉइल है वो बार मैग्नेट को नहीं आने दे रही अपने करीब, तो आपने क्या करना है, आपने ज़ोर लगाना है और आप उस रिपल्शन को ओवरकम करते हो। आप ओवरकम करते हो तो मतलब आप एनर्जी इनपुट देते हो, क्योंकि किसी भी ऑपोजिशन को, किसी भी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है। आप अपने हाथ को ज़ोर लगा के आगे लेके जाते हो, मीन्स आप मैकेनिकल एनर्जी अपनी जो है वो इनपुट के तौर पे दे रहे हो। तो जब नॉर्थ पोल मैग्नेट के करीब आया, रिपल्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इंड्यूस करंट है कॉइल का वो ऐसा लाजमी करेगा कि उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली चीज़ को ओबे करना है। तो रिज़ल्ट क्या है कि जो मोशन है मैग्नेट की, बार मैग्नेट की, उसने हमेशा अपोज होना है। इस अपोजिशन को कम करने के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी हर सूरत में स्पेंड करोगे, हर सूरत में आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के तौर पे दोगे ताकि इस अपोजिशन को, आप इस रिपल्शन को ओवरकम कर सको। यही जो मैकेनिकल एनर्जी आप इस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करते हो, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कॉइल में स्टोर होती है। तो आपको जो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नज़र आती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किधर से आई? वो मैकेनिकल एनर्जी जो आपने अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल की है मैकेनिकल एनर्जी, वही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैकेनिकल एनर्जी ना दें आप और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपोजिशन का सामना ना करना पड़े। जो इंड्यूस करंट है उसने हमेशा अपोज करना है, उसी अपोजिशन को आप ओवरकम करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम फिर कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते बगैर मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट दिए। जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी इनपुट के तौर पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि आप ना एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म आपने एनर्जी की अगर हासिल करनी है तो किसी दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ हमें कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो किसी और एनर्जी को कन्वर्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में अपेयर होने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं जो लॉ ऑफ
ये जो लेंज़ेस लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, उसके साथ कंसिस्टेंट है, उसको फॉलो करता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हर हवाले से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।